10 मार्च यानी आज से संसद के बजट सत्र का भाग 2 शुरू हो चुका है, जो कि आने वाली 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार केंद्र सरकार इस संसद के बजट सत्र में तकरीबन 36 विधेयक पेश कर सकती है और केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों को पारित किया जा सके। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बार फिर से संसद के अंदर हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, संसद के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता है, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को शुरुआत होते ही जो है उसको स्थगित करना पड़ता है 12 बजे तक के लिए। और तमाम विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एकजुट हो गया है और केंद्र सरकार की लामबंदी करने में जुट चुका है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि बजट सत्र का पहला दिन था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खास रणनीति तय की गई, जिसके तहत कांग्रेस के जो सांसद थे, कई सांसदों ने नोटिस 264 जो है वो संसद के अंदर दिया था, कार्य स्थगन का नोटिस दिया। तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट को लीड किया और आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट है। महिला आरक्षण विधेयक जो केंद्र सरकार ने पारित करा लिया था, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी, उसको तुरंत लागू करने के और ओबीसी महिलाओं को उसमें शामिल करने के लिए एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो अलका लांबा की तरफ से आयोजित किया गया। और आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कई महिलाएं जो है वो मौजूद हैं और अलका लांबा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। हालांकि वो संसद का घेराव करना जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको जो है वो पहले ही रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए और उनको बाकायदा बताया गया कि अगर आप बैरिकेड्स टापते हैं तो आपके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, अलका लांबा ने जो है वो हमसे JK24/7 न्यूज से खास बातचीत करते हुए ये बताया कि उनका जो ये प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहेगा। आज ये प्रोटेस्ट जो है वो राजधानी दिल्ली में हुआ है, इसके बाद देश के अलग अलग जो राज्य है वहां पर भी अलका लांबा जाएंगी और वहां पर भी इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो करती हुई दिखाई देंगी। और जब इस बजट सत्र जो है वो खत्म होगा 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल तक वो सारी जगह से प्रदर्शन करके वापस आएंगी और उसका समापन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करेंगी। तो यानी साफ तौर पर इस बार भी जो संसद का सत्र है वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहने वाला है और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए खास रणनीति भी तैयार कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज संसद के सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआत में पहले दिन ही हमें हंगामा देखने के लिए मिला। हालांकि हंगामे की वजह ये थी कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के घर आज सुबह से लगातार ईडी ने छापेमारी की, जिसे लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये छापेमारी इसलिए की गई है जिससे मेन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि देश में इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी, भूखमरी जैसी तमाम समस्याएं हैं। किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। संसद में मणिपुर जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है। तमाम जो बिजनेसमैन हैं जिन पर सरकार का हाथ है वो देश से पैसा लेकर के भाग रहे हैं और इन मुद्दों से सरकार बचने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से विपक्षी नेताओं के ऊपर सरकारी एजेंसियां छोड़कर मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये मुद्दों से भटकाने का काम हमेशा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते रहे हैं। जिन्होंने देश को लूटा है उनसे हिसाब लिया जा रहा है और इसीलिए सरकारी एजेंसियाँ उनसे हिसाब ले रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक और मामला बेहद गर्म नज़र आया। आज आम आदमी पार्टी ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मामला दिल्ली में एक हत्या से जुड़ा था। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब से दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि इस समय देखा जाए कि जो चारधाम की यात्रा की तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। तमाम शासन प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि 30 अप्रैल से कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और उससे पहले कहीं ना कहीं सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और आज एक बड़ी बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ली गई है, जिसमें सभी तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह की सुविधाएं यात्रियों को पिछले चारधाम यात्रा में देखने को मिली थी, वो असुविधाएं इस बार ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारियां जरूर की जाएं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो कही जाए चारधाम यात्रा में, तो वो आधार कार्ड को लेकर कही गई है कि आधार कार्ड से ही कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि इस बार उत्तराखंड के अंदर जो वीआईपी कल्चर चलता था, क्योंकि 2023 में बीकेटीसी की तरफ से वीआईपी दर्शन करने के लिए 300 रुपये का शुल्क लगाया गया था, और 300 रुपये शुल्क देकर कहीं ना कहीं वीआईपी दर्शन कर सकते थे। लेकिन इस बार वो वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर ख़त्म करने का संदेश बीकेटीसी की तरफ से दिया जा रहा है। बीकेटीसी की तरफ से जो शुल्क लिया जाता था उसको निःशुल्क कर दिया गया है, और जो वीआईपी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लाइन में खड़े होकर ही दर्शन करेंगे। तो क्या इस बार देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वीआईपी कल्चर है वो उत्तराखंड के अंदर समाप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही देखिएगा कि जो व्यवस्थाओं को लेकर यदि हम बात करें, सुरक्षाओं को लेकर बात करें, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो कहीं ना कहीं यातायात की समस्या चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिलती है, क्योंकि पार्किंग की दिक्कतें सबसे अधिक होती हैं। इस बार कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्किंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस तरह का जाम ना लगे, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में ईडी ने आज तड़के सुबह दबिश दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके सहयोगियों के यहाँ एक साथ दबी दी। अभी भी जो है ईडी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कई भ्रष्टाचार हुए, जिसमें शराब घोटाला, महादेव एप सट्टा और कोयला घोटाला जैसे कई घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जो है लगातार ईडी निगाहें लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी ईडी के द्वारा कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी जो है लगातार जो है ईडी कई घंटों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई अभी भी जारी है और बताया ये जा रहा है कई जो बड़े सबूत जो है ईडी के हाथ लगे हैं। और जैसे ही ये ईडी की कार्यवाही को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चला, छत्तीसगढ़ की सियासत जो है गर्मा गई है और पूरे प्रदेश भर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो जो भिलाई निवास पहुंच गए और वहां पर लगातार ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ करके जम करके नारेबाजी कर रहे हैं, जम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बड़े नेता जो है केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है जमकर के बयानबाजी जारी है। इस बीच जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आपको पता होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के कार्यकाल में जो है कई भ्रष्टाचार हुए और उस भ्रष्टाचार पे कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं और कई लोग अंदर भी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो है ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है और अपने सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। इस पूरे मामले को लेकर के जो है लगातार सियासत जारी है। सबसे बड़ी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ कि सबसे बड़े नेता पर ईडी की कार्रवाई पहली बार इतने बड़े नेता के ऊपर हुआ। अब इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा शराब घोटाले मामले में जो है अभी भी वो ईडी के गिरफ्त में है। तो अब पता नहीं इस पूरे मामले को लेकर के तार कहां से जुड़ सकते हैं और कई नेता गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि ईडी की कार्रवाई की तार कहां से जुड़ती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ आज की बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी में कई दिनों से चल रहे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है। बीजेपी के कुल 19 जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी थी, जिसमें 18 की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत 4 जिलों में पुराने ही जिलाध्यक्षों पे पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि बाकी जिलों में पार्टी ने नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं। इस तरह से देखें, देहरादून महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल दोबारा रिपीट किए गए हैं, जबकि मीता सिंह को दोबारा से जिलाध्यक्ष की ताजपोशी की गई है देहरादून में। इसी तरह से रुड़की में डॉक्टर मधु को बनाया गया है और कई जिलों में इस बार जिलाध्यक्षों के नए चेहरे हुए हैं। इस तरह से देखें तो पार्टी सांगठनिक चुनाव में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद पूरी उम्मीद है कि पार्टी अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की ओर बढ़ेगी। अगले कुछ महीनों में ही पार्टी में सांगठनिक चुनाव अपने अंतिम चरण में होंगे और जिलाध्यक्षों के निर्वाचन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की कवायद भी तेज होगी। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश बीजेपी की कमान किसी नए चेहरे को दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्षों के जो दावेदार हैं उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान पार्टी किसे देती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। पक्ष और विपक्ष प्रतिदिन एक दूसरे पर हमलावर हैं और पक्ष पार्टी के द्वारा विरोधी दल पे हमला किया जा रहा है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार सरकार पे हमला करते नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में एक पोस्टर अभी चर्चा के विषय में है। राजधानी पटना में कल रात को एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद को दर्शाया गया है। उस पोस्टर में लालू प्रसाद के 10 मार्च 1990 का जिक्र करते हुए उसमें लालू प्रसाद का एक फ़ोटो लगाया गया है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की जनता 10 मार्च को वो काला दिन नहीं भूलेगा जो कि जनता का ढोल बजाने के लिए उन्होंने शपथ लिया था। उसके बगल में दूसरे पोस्टर में भी 10 मार्च के ही दिन का एक चारा घोटाले के मामले से जोड़कर तंज कसा हुआ है। फिलहाल ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, न इसकी जानकारी मिली है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पोस्टर कल रात को 12 बजे के बाद राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पे लगाया गया, लेकिन ये पोस्टर किसने लगाया किसी को मालूम नहीं। आज 10 मार्च है और 10 मार्च 1990 के दिन ही पहली बार लालू प्रसाद मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, जिसको लेकर ये पोस्टर बिहार के विभिन्न चौक चौराहों पे लगाए गए हैं। किसके द्वारा लगाया गया है ये भी जानकारी नहीं मिली है। ऐसे बताया जाता है कि 10 मार्च को ही लालू प्रसाद पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। इस कारण से ये पोस्टर आज सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न चौक चौराहों पे ये पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन ये जानकारी ली जा रही है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाया गया है। इस पोस्टर का बैकग्राउंड काले कलर से किया गया है, जिसमें लालू प्रसाद का एक पुराना फ़ोटो उस पर लगाया गया है और लालू प्रसाद होली के समय ढोल बजाते हुए उसमें डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें प्लस दूसरे पोस्टर जो बगल में है उसमें चारा घोटाले से जुड़े कुछ मामले को लिखा गया है। अब देखना होगा कि ये पोस्टर किसने जारी किया है, ये जांच का विषय है और फिलहाल इस पर कोई भी राजनीतिक दल का नाम नहीं आ रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है कि नहीं लगाया है कोई जानकारी नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। अब जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, कुछ नए मुद्दे बिहार में या राजधानी पटना में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़ पटना। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक कहीं न कहीं विरोध दर्ज कराया। विरोध जिस तरह से दलित और आदिवासियों पर अत्याचार की बात कही गई, तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर रावण के निर्देशन में जो आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं दलितों को लेकर और हो रहे पिछड़ों पर तमाम जुल्म को लेकर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा,
जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो परिवर्तन चौक पहुंचे थे और ऐसे में सरकार विरोधी नारों के साथ सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने विरोध दर्ज किया है। देखने वाली बात यह है कि 2027 की रणनीति को भी ये प्रदर्शन काफ़ी मायने रखता है। जिस तरह से दलित वोट पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की पकड़ मजबूत हो रही है, तो ये भी देखा जा रहा है कि प्रदर्शन के माध्यम से आम जनमानस का ध्यान आकृष्ट भी करना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण, ताकि जनता को ये लगे कि जनता के साथ और तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर रही है। जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर दलित पिछड़ों पर अत्याचार नहीं बंद हुआ तो आने वाले समय में आंदोलन बड़ा होगा। देखने वाली बात यह होगी कि वाकई दलितों की चिंता है या आने वाले समय में विधानसभा 2027 की रणनीति। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ।